बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अपने इस लेक्चर के अंदर मैं आपको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला बताऊंगा और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला बताने के से पहले मैं आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर्म करना सिखाऊंगा। ठीक है जी, तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर्म करते हैं और फिर हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं और अभी हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले को पढ़ने का क्या पर्पज़ है। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला जो है वो बेसिकली अनइक्वल स्पेस पॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जो x की वैल्यूज़ हैं अगर वो अनइक्वल हो यानी h इक्वल ना हो, बेसिकली यानी दो वैल्यूज़ का जो डिफरेंसेस है वो इक्वल ना हो, तब हम उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हमारा पढ़ने का पर्पज़ क्या है? यहाँ हमारा पढ़ने का पर्पज़ ये है कि हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले की मदद से जो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है, जिसे हमने गॉस इंटरपोलेशन फार्मूला कहा था, उसको हम डिराइव करेंगे। राइट, तो गॉस इंटरपोलेशन पर जाने से पहले आपने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले को यानी इस लेक्चर को डिटेल से देखना है, तब आप जो है वो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला बनाने के काबिल हो सकेंगे। अच्छा जी, डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले के दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके पास इक्वली स्पेस पॉइंट हो तब भी आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास अनइक्वल स्पेस पॉइंट हो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। आगे चलकर हम ये देखेंगे कि इक्वल स्पेस पॉइंट के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूला जो है न्यूटन्स का बेस्ट है। और अगर आप इक्वल स्पेस के ऊपर भी डिवाइडेड डिफरेंस बनाते हैं तो थोड़ी मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, अदरवाइज आप इससे भी हम कर सकते हैं। तो डिवाइडेड डिफरेंस के दो फ़ायदे हैं, एक तो ये कि इक्वल स्पेस पॉइंट के लिए भी इंटरपोलेशन में काम आ सकता है और अनइक्वल पॉइंट की इंटरपोलेशन के लिए भी काम आ सकता है। ठीक है जी, तो फिलहाल अभी हम ये सपोज करें कि जो डेटा पॉइंट है वो इक्वली स्पेस्ड है हमारे पास। अब ज़रा डिवाइडेड डिफरेंस को समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने देखना है, कोई भी पॉइंट इसके अंदर मिस नहीं करना। ये x हो जाएगा और फॉर एग्जांपल ये f ऑफ x हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास x नॉट और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x नॉट। इसी तरीके से ये बन जाएगा x1 और ये हो जाएगा f ऑफ x1। ये बन जाएगा x2 f ऑफ x2 और यहाँ आ जाए x3, ये बन जाएगा f ऑफ x3। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक डेटा पॉइंट है और फिलहाल मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये डेटा पॉइंट इक्वली स्पेस्ड है। ये डेटा पॉइंट अनइक्वल स्पेस हो तब भी आप इसको इसी फार्मूले को यूज़ कर सकेंगे आगे चलकर, जैसे कि मैं आपको आगे चलकर एग्जाम्पल्स में बताऊँगा। तो ये जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऐसे लिखा जाता है। पहली बात ये है कि ये इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में लिखी जाएंगी वैल्यूज़। ये इस तरह लिखा जाता है, यानी f ऑफ इस तरह डिफाइन होता है, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट एंड देन डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट। और अपनी आसानी के लिए हम इसको सपोज कर लेते हैं कैपिटल ए, चले स्मॉल ए नॉट बना लेते हैं। ये स्मॉल ए नॉट से कंफ्यूज ना होइएगा आप यहाँ पर। ठीक है जी, समझ आ गया आपको ये। इसी तरीके से अब आप जो है मुझे ये वाला डिफरेंस लिख कर दिखाइए, कैसे लिखेंगे? f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 एंड डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और सपोज कीजिए अपनी आसानी के लिए यानी नेक्स्ट के लिए हम इसको a1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि हम वापस से नहीं लिखना चाह रहे हैं इसको। इसी तरीके से लास्ट जो हो जाएगा वो बनेगा f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2 इज इक्वल टू a3। अच्छा जी, जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस होगा, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ये ऑफ कोर्स इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में लिखा जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में कैसे लिखने वाले हैं इसको? हम लिखने वाले हैं a1 माइनस a नॉट डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर 2 का डिफरेंसेस लिखा जाएगा, यानी ये जो डिफरेंस होगा आपके पास होगा x2 माइनस x नॉट। और सपोज कीजिए कि हम इसे b नॉट सपोज कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा? a3 माइनस a1 एंड देन डिवाइडेड बाय, ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये x1 x2 x3, तो आप दो का डिफरेंस ले लें, यानी x3 माइनस x1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा x3 माइनस x1, ये आ जाएगा आपके पास b1। इसी तरीके से जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है आपके पास, ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा? अब आपने जो वैल्यूज़ है वो बेसिकली इन दोनों के दरमियान में लिखनी है। तो ये आपके पास वैल्यू होगी b1 माइनस b नॉट और यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस हो जाएगा x3 माइनस x नॉट, दिस इज x3 माइनस x नॉट। चाहे तो उसको आप c नॉट सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को हम फॉर्म कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा जी, अब प्रॉब्लम सारी ये है कि जब मैं फार्मूला अपना बनाऊंगा, मिसाल के तौर पर न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला या आगे चलकर गॉस फार्मूला, तो उस फार्मूले में मुझे लगता है कि इस पूरी वैल्यू के अगर ये पूरी वैल्यू ऐड कर दी जाए इस फार्मूले के अंदर, तो ऑफ कोर्स कि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और हमने फार्मूला ऐसा बनाना है जो हमें कुछ टाइम्स के लिए मेमोराइज भी हो सके।
तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को एक सिंपल नोटेशन से चेंज करने वाले हैं, राइट। अब वो नोटेशन क्या होगी, बहुत गौर से आप देखिएगा। देखिए जी, एक नोटेशन मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या मैं नोटेशन बता रहा हूँ, अगर मैं कहीं लिख रहा हूँगा एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, तो इसका मैं मतलब लूँगा, इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट, राइट। इसी तरीके से अगर कहीं लिखा होगा आपके पास एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू, तो एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। इसी तरीके से अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स टू कॉमा एक्स थ्री लिखा होगा, तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स वन एंड देन डिवाइडेड बाय एक्स थ्री माइनस एक्स वन। ठीक है जी, तो आपके ये पॉइंट समझ आ गया होगा जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। तो अब आपके पास एक नई नोटेशन मिल गई, तो अब आप जो है इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको, चले मैं एक नया टेबल आपके लिए फॉर्म करूँगा और फिर मैं इसके अंदर ये बता दूँगा। अच्छा जी, अगर सेकेंड ऑर्डर है आपके पास, तो सेकेंड ऑर्डर को आप कैसे लिख सकते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर को आपके पास लिखने का तरीका ये होगा कि आप जो है इस नोटेशन को लिख लीजिएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन कॉमा एक्स टू। इसमें पहले आप इसका पेयर बनाइएगा और फिर आप इसका पेयर बनाइएगा, यानी एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन एंड देन डिवाइडेड बाय, और डिफरेंस क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स नॉट, एक्स टू माइनस एक्स नॉट। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हैं। ये जो मैंने सेकंड ऑर्डर डिफरेंस लिखा है, ये तो आपको समझ आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस हो गया। ये जो सेकंड ऑर्डर मैंने डिफरेंस लिखा है, इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंस को आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये एक्चुअली यही वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि अगर a1 की जगह पर ये पूरी वैल्यू लिख दें, a0 की जगह पर ये पूरी वैल्यू लिख दें और डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स नॉट कर लें, तो इस पूरी वैल्यू का आंसर जो है वो f ऑफ x1 माइनस x2 है, और इस पूरी वैल्यू का आंसर जो है f ऑफ x नॉट कॉमा x1 है। तो टेक्निकली ये जो है यहाँ पर ये जो b0 आपके पास निकल कर आ रहा है, ये x नॉट x1 और x2 हो जाएगा। इसी तरीके से b1 क्या होगा, बहुत सिंपल है ये भी जी जनाब। b1 क्या हो जाएगा, b1 आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा x3 बन जाएगा। एक एक वैल्यू को आप पीछे से रिमूव करते जाइए, तो यानी इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये क्या होगा, x2 कॉमा x3 माइनस एफ ऑफ x1 कॉमा x2 एंड देन डिवाइडेड बाय x3 माइनस x नॉट। तो उम्मीद है कि आपको ये नोटेशन समझ आ गई होगी। और सबसे आखिरी वाली वैल्यू को आप कैसे एक्सप्लेन करने वाले हैं, आखिरी वाली वैल्यू को, सबसे आखिरी वाली वैल्यू के लिए आप फंक्शनल नोटेशन कुछ इस तरह लिखने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट x1 x2 एंड x3। और अगर आप इसको डिफ़ाइन करेंगे तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, पहले इन तीन का पेयर बना लीजिएगा और फिर इन तीन का पेयर बना लीजिएगा। यानी इसको आप लिखने वाले हैं एफ ऑफ x1 x2 x3 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट x1 एंड x2, और डिवाइड में क्या करने वाले हैं आप, x3 माइनस एक्स नॉट, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हम ये वाली नोटेशन, हम ये सब कुछ नहीं लिखना चाह रहे जो मैंने सर्किल किया है, हम अपनी एक नई नोटेशन बनाते हैं। तो एक नया चार्ट बनाते हैं यहाँ पर, ताकि इस बातें आपको डिटेल के साथ आसानी से समझ में आ जाए। तो ये हमने जो है वो एक और नया चार्ट फॉर्म कर लिया, थोड़ा और इसको यहाँ से करते हैं, कुछ बड़ा सा बनाते हैं। ठीक है जी, ये लाइंस यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये बन गई हमारी लाइंस x y, और यहाँ पर 3 कॉलम्स बना लें, 1 2 and 3। ठीक है जी, चलिए जी इसको हम कंप्लीट करते हैं। यानी अब मेरे पास जो था प्रॉब्लम के अंदर, ये x है और ये f ऑफ x है, यानी ये x नॉट था, ये f ऑफ x नॉट था, ये यहाँ पर x1 है तो ये f ऑफ x1 है, ये x2 था तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग f ऑफ x2 था, और ये x3 था तो ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग f ऑफ x3 था, राइट। तो जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, अब आप चाहें तो इसको f ऑफ x नॉट कॉमा x1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। इसको कैसे लिखेंगे, f ऑफ
x1 कॉमा x2 भी लिख सकते हैं, और इसको आप f ऑफ x2 कॉमा x3 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ x0 बहुत आसान है, x0 है और आखिरी x2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं x0, x1 एंड x2। इसी तरीके से यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू है वो x1 से x3 तक मूव कर रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं x1, x2 एंड x3। इसी तरीके से जो थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है वो कैसे लिख सकते हैं आप, जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो x0 है और ये x3 है, तो आप फाइनली इसको लिख सकते हैं x0, x1, x2 कॉमा x3, राइट। तो इस तरह हमारे पास ये डिवाइडेड डिफरेंस के लिए ये जो मैंने सर्कल सारे किए हैं, इन सर्कल के बजाय जो है आप ये वाली नोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो अपना फार्मूला बनाते वक्त हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ये वैल्यूज़ एक और वैल्यू के भी इक्वल हो सकती हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस है, तो न्यूटन्स से रिलेटेड अगर मैं आपको बात बताऊँ कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताएं कि f ऑफ x0 कॉमा x1, बहुत गौर से आप देखिएगा ये किसके इक्वल है, तो अभी आपने इसको लिखा कि ये f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 एंड देन डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0 के इक्वल है, ठीक है जी। तो ये बात हम तो पहले कर चुके हैं। आगे वाली बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या मैं f ऑफ x1 को यूँ लिख सकता हूँ y1 और f ऑफ x0 को y0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो x1 माइनस x0 है क्या हम इसको h लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो y1 माइनस y0 है, अगर आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल याद है तो इसकी जगह पर क्या हम डेल y0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसकी जगह h लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो f ऑफ x0 कॉमा x1 है इसकी जगह पर डेल y0 अपॉन h भी लिखा जा सकता है, राइट। बड़े मज़े की बात हो गई है। मिसाल के तौर पर इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताएं कि f ऑफ x1 कॉमा x2 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो भाई इसी तरीके से f ऑफ, पहले तो उसको आप जब एक्सपेंड करते हैं तो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 बनता है, और ये बन जाता है आपके पास x2 माइनस x1। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो f ऑफ x2 का मतलब होता है y2 माइनस f ऑफ x1 का मतलब होता है y1, ठीक है। ये बल्कि मैं अलग पेन से लिख दूँ क्योंकि आपको ज़रा डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब होता है y2, ये बन जाता है y1, और ये x2 माइनस x1, ये भी सिंपल डिफरेंस हो जाएगा। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर डेल y0 आपने लिखा है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में इसको हम लिख सकते हैं डेल y1 ओवर h, ठीक है जी। क्या ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया है? उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसी तरीके से अब ज़रा मैं शॉर्ट करके लिखूँ आपके लिए सिर्फ, कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि f ऑफ x2 कॉमा x3 किसके इक्वल होगा, तो आप इसी रिलेशन को देखते हुए बता सकते हैं कि ये बेसिकली डेल y2 ओवर h के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ पर जो है आपके पास लिखने के लिए एक और वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये बेसिकली डेल y0 अपॉन h के बराबर होती है। ये वाली वैल्यू डेल y1 अपॉन h के इक्वल है, और ये वाली वैल्यू डेल y2 ओवर h के इक्वल भी होती है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ को अभी हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि आगे चलकर हमें इनकी ज़रूरत पड़नी है, तो इसीलिए हम इसको। अच्छा जी, ज़रा अब सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर इससे देखिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि f ऑफ x0 कॉमा x1 कॉमा x2 क्या होगा, तो इसको आपने अभी एक्सप्लेन किया था, इसको एक्सपेंड किया था आपने। तो इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखा था आपने, मैं चले बता देता हूँ आपको। इसको एक्सपेंड करके लिखा जाता है f ऑफ x1 कॉमा x2 माइनस f ऑफ x0 कॉमा x1, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, डिवाइडेड बाय होता है x2 माइनस x0। और अभी हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, x1 और x2 की वैल्यू निकाली है। तो x1 और x2 की वैल्यू तो ये होती है, क्या होती है आपके पास, डेल y1 ओवर h माइनस, और इसी तरीके से x0 और x1 की वैल्यू हमने निकाली है, ये किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है आपके पास डेल y0 ओवर h डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर x0 से और x2 तो 2 का डिफरेंस है, 2 के डिफरेंस की वजह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2h। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और ऊपर वाले के एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा डेल y1 माइनस डेल y0 डिवाइडेड बाय 2h स्क्वायर। और ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि डेल y1 माइनस डेल y0 अगर कहीं लिखा हो तो उसको आप लिख सकते हैं डेल स्क्वायर y0 डिवाइडेड बाय 2, एक्चुअली ये फैक्टोरियल और h स्क्वायर भी बन जाता है,
ठीक है जी। तो आपकी उम्मीद है कि ये वाली बात समझ आ गई होगी। इसी तरीके से अगर मैं एक और आपसे कहूँ कि ये बताएं कि ये x1, x2, x3 क्या होगा, ज़रा इस रिलेशन को गौर से देखते जाइएगा। जैसे ये x0 है ना, तो ये x0 के लिए काम हो गया। अब अगर इसको आपने लिखना है तो पहली बात ये है कि यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये कि सेकेंड ऑर्डर की बात हो रही है। तो इसे आप डेल स्क्वायर, फिर ये जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इसे डेल स्क्वायर y1 लिख लीजिएगा और नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी को देखते हुए आप जो है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि f ऑफ x0, x1, x2, x3 किसके इक्वल होगा, तो अब आप मुझे बड़ी आसानी से लिखवा सकते हैं। पहले के यहाँ पर 4 वैल्यूज़ हैं, तो इसको हमने डेल क्यूब बनाना होगा, राइट। और फिर ये इनिशियली किससे स्टार्ट हो रहा है, इनिशियली x0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आपने लिखना होगा y0 x0, और ये इक्वल होगा 3 फैक्टोरियल n h क्यूब के, ठीक है जी। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास और बहुत ऑल्टरनेट चीज़ें मिल रही हैं हमें यहाँ पर। मिसाल के तौर पर क्या मिला आपको, जी जनाब, इस पूरी वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को आप लिख सकते हैं डेल स्क्वायर y0 ओवर 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को लिख सकते हैं डेल स्क्वायर y1 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये सारी जो पॉइंट्स हैं आपके क्लियर हो रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से क्लियर हो जाएं। इसी तरीके से ये जो लास्ट वाली वैल्यू ये कैसे लिखी जा सकती है, ये लिखी जा सकती है डेल क्यूब y0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल h क्यूब। तो ये कुछ हमने इसकी ऑल्टरनेट शक्लें बता दी कि मिसाल के तौर पर डिवाइडेड डिफरेंस के लिए हम ये वाला नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, और ये वाले नोटेशन न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के अकॉर्डिंगली ये इसके भी बराबर होती है ना, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी नोटेशन और ये सारी बातों को आपने अपने जहन में रखनी है। तो आगे बढ़ने से पहले हम चलते हैं अपनी एक एग्जाम्पल की तरफ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। कंस्ट्रक्ट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, ठीक है जी। तो पहले तो हम इसके लिए एक चार्ट बना लेते हैं, क्योंकि हमने हाथ के हाथ ही ये सारा काम एक साथ करना है, ठीक है। ये बन गया है, लाइंस बना लेते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि थोड़ी सी अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। 15 कॉलम्स बना लेते हैं, ये तरह हम लाइन बना लेते हैं थोड़ी सी, मुझे लगा ज़रा स्पेस इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये लाइंस बन गई हमारे पास, ठीक है जी। ये आ गया आपका डेटा जनाब। तो अब क्या करना है, अब आपके पास है x मौजूद है और y मौजूद है। तो ये है 2, 4, 5, 10। अच्छे, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये इक्वल और अनइक्वल स्पेस पॉइंट दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है जी। तो अगर ये अनइक्वल स्पेस पॉइंट के लिए होगा, ये बात और ध्यान में रखिएगा, अगर ये सिर्फ अनइक्वल स्पेस पॉइंट के लिए होगा तब तो आप सिर्फ इस वाले नोटेशन को यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये इक्वल स्पेस पॉइंट के लिए होगा तो उसके लिए आप फिर इस वाले नोटेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अनइक्वल स्पेस पॉइंट के लिए इस वाले नोटेशन को यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल आपको डिफरेंस टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। 10, 20, 28, 38। तो ये जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होगा, बताएं भाई कैसे आता है। ये बनता है बेसिकली 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 से, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बनेगा 5। इसी तरीके से ये नेक्स्ट कैसे बनेगा, ये नेक्स्ट बनेगा 28 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। और इसी तरीके से और नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 38 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2, ठीक। और अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताएं कि ये वैल्यू क्या होती है, तो ये वैल्यू बेसिकली f ऑफ x0, x1 भी होती है। ये क्या होगी, f ऑफ x1, x2 भी होगी, और ये वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x2, x3 भी लिखी जा सकती है, ठीक है जी। तो ये बन गया आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। इसी तरीके से ये जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है आपके पास, ये क्या होगा आपके पास,
ये बनेगा आपके पास 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, ये डबल डिफरेंस आ जाता है ना, 5 माइनस 2, सिंप्लीफाई करेंगे 1। इसी तरीके से ये क्या होगा आपके पास, ये बनेगा 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, ये बन जाएगा आपके पास -1, राइट। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वैल्यूज़ कैसे लिखी जा सकती हैं, तो ये वैल्यू बराबर होती है f ऑफ x0, x1, x2, और ये क्या होता है f ऑफ x1, x2, x3 के बराबर भी होता है। और फाइनली जब मैं आपसे पूछता हूँ कि इनका डिफरेंस क्या होगा, तो ये बनेगा -1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू -0.25। और जब आप इसके लिए आप लिखना चाहेंगे तो ये बेसिकली इक्वल होगा f ऑफ x0, x1, x2, x3। अगर आप नोट करें तो मैंने यहाँ पर डेल वाली नोटेशन नहीं डाली है, डेल वाली नोटेशन उस वक्त डाल सकते हैं जब ये इक्वल ही हो। तो इक्वल होती है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आप डिवाइडेड डिफरेंस से भी काम कर सकते हैं और आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड फार्मूले से भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो उम्मीद है कि ये आपको ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल की जो कंस्ट्रक्शन है वो समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि इस डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को हम यूज़ करते हैं और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लिख लेते हैं। बहुत आसान हो गया अब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लिखना। कैसे हो गया आसान भाई? आपको याद है वो पॉलिनॉमियल जो मैंने आपको लिखवाई थी स्टार्टिंग में? अगर नहीं याद तो आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। जो nth ऑर्डर पॉलिनॉमियल है वो होती है a0 प्लस a1 x माइनस x0 प्लस a2 x माइनस x0 एंड x माइनस x1। इसी तरीके से a3 x माइनस x0 x माइनस x1 एंड x माइनस x2 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ पर लिखा है इसको। अब आपने क्या करना है, जिस तरह आपने जब न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला हम बना रहे थे तो न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला बनाते वक्त आपने ये जो a0 है, ये जो कोफिशेंट्स हैं, इन तमाम कोफिशेंट्स की वैल्यूज़ जो है वो न्यूटन्स फॉरवर्ड से निकाली थी, डिफरेंस टेबल से डाली थी। इसी तरीके से इन तमाम की जो वैल्यूज़ हैं वो आप कैसे लगा सकते हैं, वो आप न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस से लगा दें। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से आप जब लगा देंगे इन तमाम वैल्यूज़ को तो जो फार्मूला बनेगा वो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला हो जाएगा, सिंपल। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये a0 क्या होगा यहाँ पर, और यहाँ पर a0 तो हमने कैलकुलेट किया वही था, ये तो सबसे आसान होता है तो पहले लिख लेते हैं। तो अगर आप उसको रिकॉल करें तो ये a0 बेसिकली y0 के इक्वल था। ठीक है जी, तो और ये x माइनस x0 तो एज इट इज़ रहेगा। और अगर आपको जो है वो न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला याद है तो न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूले के अंदर ये जो a1 वाली वैल्यू थी आपके पास, a1 जो थी वो क्या निकली थी आपके पास, वो a1 वाली वैल्यू आपके पास निकली थी, मैं लिख देता हूँ, दिस इज, ये वैल्यू थी आपके पास डेल y0 ओवर h। आप वहाँ पर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो डेल y0 अपॉन h है ये किसके इक्वल होता है, तो ये जो डेल y0 अपॉन h है इसके लिए जो नोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं डेल y0 अपॉन, उसके लिए x0, x1 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप वहाँ पर इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ और इसकी जगह पर जो है वो, इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ f ऑफ x0, x1, ऐसे लिख लेते हैं। जो नेक्स्ट आपके पास है वो होगी x माइनस x0 एंड x माइनस x1। तो अगर इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो पहले आप न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूले को देख लीजिएगा कि मैंने वो फार्मूला कैसे जनरेट किया है, उसके बाद आप इसको समझ लीजिएगा। अब ये जो यहाँ पर a2 की जो वैल्यूज़ थी आपके पास, a2, वो आपको याद है a2 की वैल्यू क्या निकालते थे हम? a2 की वैल्यू हमारे पास निकल कर आती थी डेल स्क्वायर y0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर। तो वहाँ आप ज़रूर जाकर देखिएगा कि ये वैल्यू निकलती थी। ठीक है, न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूले में। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है अगर हम डिवाइडेड डिफरेंसेस को पुट करना चाहें तो ये किसके इक्वल होती है, x0, x1, x2 के इक्वल होती है, राइट। तो यही पूरी सीक्वेंस यहाँ पर ऐसे चल रही होती है। तो ये काफ़ी मिलता जुलता फार्मूला है। फ़िलहाल मैं इसको ऐसे रब कर देता हूँ, यहाँ पर इसको रब कर देते हैं और इसको हम लिख लेते हैं f ऑफ x0, x1, x2। नेक्स्ट हम आप लिखवा दें क्या होगी, वो x माइनस x0, फिर x माइनस x1 और फिर x माइनस x2, और ये बन जाएगा f ऑफ x0, x1, x2, x3। यानी जो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस जो न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला था वहाँ पर इसकी जगह पर डेल क्यूब y0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल h क्यूब आता है। आप वापस इसको जो है मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा।
तो फाइनली ये जो हमने फार्मूला बनाया है, इस फार्मूले के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने पुट किए हैं वो चूँकि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से किए हैं, इसलिए इस फार्मूले को हम कहते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो ये फार्मूला, इसकी प्रैक्टिस मैं आपको लेग्रांज के साथ करवाऊंगा कि ये फार्मूला हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास अनइक्वल स्पेस पॉइंट हो ना। तो अगर अनइक्वल स्पेस पॉइंट है तो उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, और ये फार्मूला इक्वल स्पेस पॉइंट के लिए भी एज वेल यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पढ़ लिया। इसकी फर्दर हम प्रैक्टिस करेंगे जब आगे चलकर हम लेग्रांज इंटरपोलेशन पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर भी चूँकि वो भी अनइक्वल स्पेस पॉइंट के लिए होता है और ये भी अनइक्वल स्पेस पॉइंट के लिए होता है, तो फिर हम वहाँ पर इसको प्रैक्टिस करेंगे, यानी अपनी एक प्रॉब्लम लेंगे और उस प्रॉब्लम को लेग्रांज से करके देखेंगे, और उसी प्रॉब्लम को हम जो है वो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से करके देखेंगे, और देखेंगे किसका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट निकल कर आता है। ठीक है, तो फाइनली ये फार्मूला, ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कहलाता है, और ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इस तरह फॉर्म किया जा सकता है, और ये जो फाइनल फार्मूला है ये डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला कहलाता है। इसको हम डिवाइडेड डिफरेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो तमाम के तमाम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से पुट करने होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।